उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सैंपलिंग जब हम करते हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल में फर्क तो पता है सबको, किसी में कोई इशू तो नहीं है? यस सर, फाइन। ठीक है। इसमें पहले हम जो है वो दो किस्म की मेन सैंपलिंग हो रही होती है। एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मैं अभी आपके लिए बस इसकी डेफिनेशन लिखूं, फिर आगे चलते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी ना कि पॉपुलेशन अननोन भी हो सकती है और नोन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने लोग हैं जो क्लोथिंग ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं, सर अननोन। अननोन, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि कितने लोग हैं, कितनी ब्रांड्स हैं, और किस तरह की ब्रांड्स हैं। अगर आपसे मैं ये कहूं कि ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स अगर हमारी पॉपुलेशन है, तो वो नोन है, अननोन है? सर नोन। नोन है। ठीक है, जो इस तरीके से आपको क्लियरली पता होता है। बस एक मिनट, मुझे जरा मैं बुक से ले लूं चीजें। अच्छा जी। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्चुअली ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा जब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो इसलिए अभी परेशान नहीं होना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है वो ऐसे सैंपल सिलेक्ट करता है कि उसकी सब्जेक्टिव जजमेंट यूज हो रही होती है। आप ये समझ लो कि रिसर्चर की थोड़ी सी मर्जी के मुताबिक सैम्पलिंग हो रही होती है, और इसमें कुछ सिस्टम इन्वॉल्व एज सच नहीं होता। मुझे बताओ, जी सर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में? जब हम कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच है या हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसमें फर्क क्या है? सर द वन इज लॉन्ग एंड डिटेल while the another one is shorter sir. अच्छा, और कोई बच्चा? राइट। होती है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो, और ऑब्जेक्टिव होती है जिसमें आप जस्ट एक साइड पर्सन के तौर पे जस्ट रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हो। गुड। और
सर सब्जेक्टिव में मेरे लिए रिजल्ट्स कुछ और होंगे, आप किसी और तरह इंटरप्रेट कर रहे होंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव में दोनों के लिए सेम ही होंगे, उससे सेम मीनिंग ठीक है, गुड, टेकर। बिल्कुल सही, सही हो गया। एक्चुअली सब्जेक्टिव आप तब होते हो जब आप अपनी इंटरप्रिटेशन अंदर इन्वॉल्व करके, और वैसे तो इसके डिफरेंट कई मीनिंग है, सही कहा आप लोगों ने सबने। व्हेन यू आर बीइंग ऑब्जेक्टिव यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट व्हेन यू आर बीइंग सब्जेक्टिव तो आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरप्रिटेशन, अपनी कुछ जो बायसेस हैं वो साथ लेके चलते हो। दोनों टाइप, जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें गलत दोनों नहीं है, दोनों ठीक है। आइडिया इज के कब यूज करनी है और क्यों यूज करनी है, सिर्फ ये, इस पे हम मजीद बात करेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग is a sampling method in which not all members of the population have an equal chance of participating in the study. For example, इसमें अगर 100 लोग हैं ना, तो हो सकता है उसमें से 10 ऐसे हों जिनका आपको पता हो कि 0 चांस है, और 10 ऐसे हों जिनका आपको 100% पता हो कि इनका 100% चांस है कि इनसे डेटा कलेक्ट होगा। इक्वल चांस नहीं मिलता सबको कि वो पार्टिसिपेट करें या ना करें। अच्छा, अब इसकी हम जब टाइप्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, अभी हम इसकी और डिटेल में नहीं जा रहे। सो जो पहली टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, उसको हम कह देते हैं कन्वीनियंट या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें जैसा कि वर्ड बता रहा है हमें कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कन्वीनियंटली जो आपको बंदा मिलता है आप उसी से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। और एक मिनट जरा सिर्फ मुझे देंगे आप। अच्छा जी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग is a non-probability sampling technique where samples are selected from the population only because they are conveniently available to the researcher. अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बीबीए का बच्चा है, वो रिसर्च कर रहा है स्टूडेंट्स पे और वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर रहा है, तो क्या होगा कि बिकॉज उसकी क्लासेस सुबह के टाइम होती हैं, वो सुबह आएगा, उसको 200-300 क्वेश्चनर चाहिए, वो सुबह जो जो लोग उसको मिलेंगे कन्वीनियंटली उनसे डेटा कलेक्ट करेगा और अपने 200-300 लोग पूरे कर लेगा। ये बात समझ आई? Yes, sir. क्योंकि उसको कन्वीनियंट है ना। अब इसमें मुझे ये बात बताओ कि जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो वीकेंड के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो कंफर्म कोई चांस नहीं है, बिकॉज उसने अपनी क्लासेस के टाइम पे आना है, साथ ही क्लास पढ़नी है, साथ ही कन्वीनियंस सैम्पलिंग करनी है, और बस खत्म। तो इसलिए आराम से जो है वो कुछ लोग इग्नोर हो जाएंगे और कुछ लोग जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसने क्या एग्जांपल दी हुई है? एग्जांपल ऑफ अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग वुड बी यूजिंग स्टूडेंट वॉलंटियर्स नोन टू द रिसर्चर। और ये कई दफा एक्सपेरिमेंट भी किया है कि अपने क्लास फेलोज को सबसे पहले आप क्वेश्चनर देते हो, या तुम तो फिल करो ना, और बाकी लोगों को फिर आप वो क्वेश्चन नहीं देते बिकॉज आपको जानते नहीं होते हैं ये सारी चीजें। सो कन्वीनियंस पे जब आप यूज करते हो
तो क्या होता है कि रिसर्चर कैन सेंड द सर्वे टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड एक्ट एज अ सैंपल। तो एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक कॉलेज जो है वो एक्ट करता है एज अ सैंपल। तो अगर आप पूरे स्कूल, पूरी यूनिवर्सिटीज और पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाहते थे तो वो आपको अब नहीं मिलेगी। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा इस पे मजीद बाद में डिस्कशन करते हैं, एक दफा हम पूरा कर लें इसको। इसमें एक और एग्जांपल है कोटा सैंपलिंग की। कोटा सैंपलिंग में क्या हो रहा होता है? मैं असल में ना, मैं चाह रहा हूँ साथ साथ आपके नोट्स वाला भी मसला क्लियर होता जाए। तो कोटा सैंपलिंग में ये आप जरा एग्जांपल के साथ देखो। कंसिडर करो कि रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द करियर गोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये पढ़ना है कि मेल एंड फीमेल के करियर गोल्स फर्क होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो इफ देर आर 500 एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, also known as the population, to understand better about a population, the researcher will need only a sample, not the entire population. Further, the researcher is interested in particular strata. Strata होता है एक टाइप के लोग, male and female can be two stratas. Male and female जो है दो different stratas हैं within the population. Here is where quota sampling helps in dividing the population into strata or group. देखो कोटा सिस्टम नहीं होता, इस प्रोविंस के लिए इतना कोटा है और इस प्रोविंस के लिए इतना कोटा है। इसी तरह जब आप सैम्पलिंग कर रहे होते हो, यहां भी आप क्या कर रहे हो, आप जजमेंटल तो हो रहे हो, लेकिन आपने एक सिंपल सा कोटा बना लिया है। और इसमें इसकी एग्जांपल जरा मजीद एक्सटेंड हम करते हैं। अच्छा जी, इसमें अब एक्चुअली होना तो ये चाहिए 250 मेल्स एंड 250 फीमेल्स होनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो अपना एक कोटा बना लेता है, विच मीन्स वो ये कह देता है कि मैं इतने मेल और इतने फीमेल से डेटा कलेक्ट कर लूंगा। जिसमें क्या होता है, अगेन सबके आने के चांसेस नहीं होते और वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप शिफ्ट हो जाते हो। मसलन अगर आपके पास 100 फीमेल्स होंगी और 400 मेल्स होंगे और आपने 20% उनका जो है वो सैंपल लेना है, तो आप क्या करेंगे, 400 का 20% और 80 आप मेल से ले लेंगे डेटा। सपोज कर रहे हैं अभी हम कि 400 मेल्स हैं एंड 100 फीमेल्स हैं और आपने 20% सैम्पलिंग करनी है। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप 80 मेल से डेटा कलेक्ट करोगे और इसी तरह आप 20 फीमेल से डेटा कलेक्ट करोगे। ये आपका सैंपल बन जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ साथ कि डेफिनेटली
आपके पास 400 मेल्स में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका चांस ही नहीं होगा सिलेक्ट होने का, बिकॉज इसमें सिर्फ आपने 80 लोग लेने हैं। और इसी तरह बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनका चांस नहीं होगा सिलेक्ट होने का, बिकॉज आप कुछ सिस्टम नहीं यूज कर रहे। कोटा बना लिया और कोटे में से कोई से भी 20 लोग आ सकते हैं और इस 400 में से कोई से भी 80 लोग आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सीधा सीधा प्रॉब्लम आ सकता है कि हर किसी के पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। इसकी एक और टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, स्नोबॉल सैंपलिंग, ये जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप है। ये यूजली तब यूज होती है जब आपको ये आइडिया हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है नोन अननोन तो चलो है ही, अननोन तो है ही, लेकिन आप किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं कि आपको लोग डेटा नहीं देंगे। आपको ये डर है कि लोग आपको डेटा नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से ये पूछना है कि वो कितनी ड्रग्स लेता है वीक में, मंथ में या डेली बेसिस पे, तो ये आपको डेटा आराम से मिल सकता है। सर कोई भी नहीं बताएगा। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दी थी काउंटर फीड प्रोडक्ट्स वाली, तो याद है? सर रेप्लिका वाली। काउंटर फीड प्रोडक्ट्स होती हैं जो रेप्लिकाज होते हैं ओरिजिनल ब्रांड्स के। उसकी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो इलीगल है वैसे तो इलीगल होते हुए ऑब्वियसली आपको कोई बताएगा नहीं। इसी तरह जब आप किससे ये पूछोगे कि वो कितनी ड्रग्स लेता है या किस तरीके से ड्रग्स करता है, तो अब यहां भी मसला है कि वो आपको नहीं बताएगा। इस तरह जो बहुत सारी स्टडीज ट्रांसजेंडर पे होती हैं वो आपको डेटा प्रॉपर नहीं देते। सो ऐसी स्टडीज जिनका डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है इस वजह से कि वो इंफॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव होती है जो आपने गेन करनी होती है, तो वहां आप स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हो। इसको अब थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मजीद में आपको। स्नोबॉल सैंपलिंग हेल्प्स रिसर्चर फाइंड अ सैंपल व्हेन दे आर डिफिकल्ट टू लोकेट। पहली बात, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ होते हैं। उसके बाद researcher use this technique when the sample size is small and not easily available. Sample size is not easily available, पता नहीं है कि कहाँ है, टेलीनॉर के एम्प्लॉइज नहीं है कि आपको पता है कि फलानी जगह बैठे होंगे। The sampling system works like a referral program, ये मेन इसका तरीका है जिसकी वजह से इसका नाम स्नोबॉल सैम्पलिंग है। Once the researchers find suitable subject, he asked them for assistance to seek similar subjects to form a considerably good sample size. जिस तरह स्नोबॉल है ना, जैसे जैसे रोल करता रहता है वैसे वैसे ज्यादा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, इसी तरह ये भी आपका सैंपल साइज, यू स्टार्ट विद 1 पर्सन
जो कि समझ लो कि आप पे ट्रस्ट करता है और आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है। फिर ये जो फर्स्ट पर्सन है, बिकॉज ये उस तरह के बहुत सारे लोगों को जानता होता है, ये उस कम्युनिटी का हिस्सा होता है, तो ये आपको पर्सन 2 के पास लेके जाता है। और पर्सन 2 क्योंकि पर्सन 1 पे ट्रस्ट कर रहा होता है, तो आपको डेटा मिल जाता है। और पर्सन 1 एंड 2 मिलके फिर पर्सन 3 के पास लेके जाते हैं आपको, और फिर आपको डेटा इस तरह मिल जाता है, और इस तरह आपकी जो चेन है वो बढ़ती रहती है, और आप एक बेहतर सैंपल जो है उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ये बात समझ आई? यस सर। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में आप रेफरल प्रोग्राम की तरह चल रहे होते हो, और एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा बंदा और तीसरे से आगे बंदे ज्यादा बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा सैंपल आप कलेक्ट नहीं कर सकते इससे। और इसमें दोबारा अगर ये एग्जांपल कंसिडर करो कि अगर आपने कोई ऐसी स्टडी करनी है जो ड्रग्स पे स्टडी होनी है, पहली तो बात है आपको पता ही नहीं है कौन से लोग ड्रग्स लेते हैं, और अगर पता है तो बताएंगे नहीं, और बताएंगे तो एक आधा आपको शायद बता देगा, सारे तो नहीं बताएंगे, सैंपल आपके पास पूरा नहीं होगा। तो फिर आपको ये जो चीजें हैं ये काम आती हैं कि आप एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरी की तरफ रेफरल प्रोग्राम की तरह आगे चलते रहते हो। सो ये आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है उसका ये तरीका आ जाता है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज है तो प्लीज बताएं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसकी कोई थोड़ी सी टाइप्स कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क ये है कि इसमें हम कोई ना कोई मेथड यूज कर रहे होते हैं सैंपल सिलेक्शन का, अपने बाइसेस से नहीं कर रहे होते बल्कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर रहे होते हैं। कोई ना कोई हमने एक सेट
मेथड या कुछ सिस्टम रखा होता है जिसके तहत हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज यहां और थोड़ा सा देख लो। जब पॉपुलेशन अननोन होती है, ज्यादातर जब पॉपुलेशन अननोन होती है तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाना पड़ता है। अपनी सब्जेक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है जब पॉपुलेशन अननोन होती है। अननोन पॉपुलेशन हो तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होती है, अननोन पॉपुलेशन हो तो आप कोटा भी बना सकते हो, अननोन पॉपुलेशन हो तो आप स्नोबॉल सैंपलिंग भी यूज करते हो। लेकिन जब आपको पॉपुलेशन नोन हो तो फिर आप ज्यादातर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करने के लिए you need to have a list of population। अगर आपके पास लिस्ट ना हो तो फिर ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास लिस्ट का होना लाजमी है, और इसमें जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो है कि रिसर्चर चूज सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन यूजिंग अ मेथड based on probability theory। For a participant to be considered as a probability sample, he must be selected using a random selection। ये random selection इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो ऑब्वियसली आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे होते हो कि आप कुछ ना कुछ मेथड तो है लेकिन कुछ सिंपल सा मेथड आप लगा लेते हो। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अब जरा ये चीज ध्यान में रखना कि आपको लिस्ट चाहिए होती है लोगों की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पॉपुलेशन की लिस्ट है और सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 100 लोग हैं, उन 100 लोगों को आप पर्चियां डाल के एक बकेट में डाल देते हैं और किसी से कहते हैं कि इसमें से 20 जो चिट्स हैं वो पिक कर ले। तो अब मुझे जरा ये बताएं कि हर बंदे के पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का? यस सर, कोई भी हो सकता है कि किसी के भी आ सकती टर्न। जी, उस 100 में से हर किसी के पास इक्वल चांस है कि किसी के नाम का भी जो ड्रॉ है वो निकल सकता है। 100% चांस है हर बंदे के पास। निकलता है या नहीं वो अलग एक इशू है, बट चांस इज देयर। सो लॉटरी की एग्जांपल इज प्राइस बॉन्ड की एग्जांपल ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये आपकी सिंपल रैंडम पे जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम यूज कर रहे होते हो जिसमें से आपको साफ पता चल जाता है कि ये इतने लोग आपने सिलेक्ट करने हैं। इसी तरह आप ये भी काम कर सकते हो। मैं अभी ज़रा आपको
सिंपल रैंडम इस पे करके दिखाता हूँ एक्सेल पे। एक्सेल की शीट आपको नजर आ रही है? Yes, sir. कई दफा आपके पास नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, ठीक है, उनकी लिस्ट मैंने कहीं लिखी हुई है। ये फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट लिख ली है, ये मेरे पास लिस्ट आ गई। इसको मैंने सपोज 1000 तक ले गया, ये 1000 लोग आ गए, ठीक है जी। ये मेरे पास उनके समझो नाम लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, ये है मेरा। अब काम ये है कि मैंने 1000 में से सैंपल लेना है 100 लोगों का। 100 लोगों का जो सैंपल लेना है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मैं अब इसको सिंपल रैंडम पे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, ये देखो रैंड बिटवीन आ रहा है, इसका मतलब है रैंडम बिटवीन। तो मैंने इसे कह दिया कि रैंड बिटवीन 1 एंड 1000। अब मुझे बताओ, आपको कोई आइडिया है कि पहला नंबर ही कौन सा आएगा? कोई आइडिया हो सकता है? शायद 1 ही आएगा। नो सर। कोई पता ही नहीं है हमें कि कौन सा नंबर आ सकता है। तो हमने इसको कहा जी रैंड बिटवीन 1 एंड 1000 कर दे, और इसने कहा जी ये है, ये देखें कौन सा नंबर आया, 286। बिकॉज हमने 1 से लेके 1000 के दरमियान उसको कहा था पिक करे, ठीक है, ओके फाइन। अब हमने कहा कि हमें इस तरह का 100 का सैंपल चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2 से हमने स्टार्ट किया है, और 101 पे हम जाएंगे, तो हम देखेंगे कि किस किस की चांस था कि वो रैंडम बन जाए, उसमें सैंपल में आ जाए हमारे पास। सो 1000 एंड सॉरी 101, ये देखो किस तरह की सिलेक्शन उसने की है। दैट मीन्स एवरीबडी हैड एवरी, ये 1000 भी आ गया है, 1000 जो है वो भी आ गया है, 962 भी आ गया है। ये सारे आ गए हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल 781 से इसने स्टार्ट किया है, और रैंड बिटवीन करते करते ये इन जगहों पे चला गया है। अब इस 1000 में से मैंने ये वाले नंबर सिर्फ इनसे डेटा कलेक्ट करना है। एक्सेल में इनको करने का तरीका क्या है, मैं इसको फिलहाल कॉपी कर रहा हूं, और बल्कि ऐसे कर लेता हूं ना, ये दोनों को ऐसे कर लेता हूं, और इसको मैं कह देता हूं कि मुझे हाईलाइट कर दे डुप्लीकेट वैल्यूज। ये देखें, अब इस सैंपल में से कौन से 100 लोग मुझे चाहिए, वो इसने डुप्लीकेट कर दिए हैं कि 13 से डेटा कलेक्ट कर लो, 23 से कर लो। ये देखो इसने 10 के डिफरेंस से किया है ये, लेकिन उसके बाद यहाँ आ गया 77, ये 95, यहाँ से बहुत सारे लोग पिक हो गए हैं, और यहाँ से कोई भी नहीं हुआ, और यहाँ से फिर एक हुआ है।
तो ये जितने हाईलाइटेड लोग हैं ये सारे मेरे रैंडम सिलेक्शन के थ्रू सैंपल बन गया पॉपुलेशन का। और देखो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी है कि हर 100 और कुछ टाइम के बाद वो कुछ ना कुछ लोगों को पिक कर रहा है। और 1000 को पिक कर लेगा। तो ये रैंडम सैंपलिंग आपकी जो है वो हो गई है। इसकी कुछ समझ आई? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये डुप्लीकेट वाला तो समझ आ गया, वो जो आपने किया है। लेकिन सर जो पहले आपने वो जिस तरह मतलब वो सारी वैल्यूज आई थी वो हमें कीबोर्ड में शो नहीं हो रहा ना, तो उस वो अगर बता दें कि वो किस तरीके से आया था। एक मिनट, आप ये पूछ रहे हो ये मैंने कैसे ऐड की हैं? सर इसके साथ वाली वैल्यूज वो जो सर ये ये वाली? ग्रेफ ये वाली। अच्छा, ये मैंने ऐसे किया था, ये मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूं। मैंने कहा था, इस तरफ देखते हुए नहीं कहा। मुझे पता है कि मेरे पास 1000 लोग हैं और उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। ओके सर। अब मैंने कहा मैंने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, तो मुझे कौन से लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। तो बजाय इसके कि देखो ट्रेडिशनल मेथड तो ये होता था कि इन 1000 लोगों की पर्चियां डाल देते थे आप, और पर्चियां निकाल 100 पर्ची निकाल लेते थे। यस सर। तो आप कहते थे ये 100 बंदा है जिससे सैंपल कलेक्ट करना है। अभी पर्चियों वाला सिस्टम नहीं चलता, अभी सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर में एक्सेल सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल में इन चीजों के लिए, और आसान है। तो इसमें हमने क्या किया, इज इक्वल टू लिखा फॉर्मूला लगाने के लिए। और हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। ये पहले भी हमें वो किया हुआ है हमने, ये फॉर्मूलेज वाले बहुत ज्यादा सारे फॉर्मूले थे। वो असल में यूज करते रहे तो रहते हैं, वरना तो भूल जाते हैं ना। वो तो ऐसे ही होता है। यस सर। तो हमने कहा जी रैंड रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हमें लगा दो, कि रैंड बिटवीन कर दें। ठीक है, तो रैंड बिटवीन किया। तो इसने पूछा कि ये देखिए बॉटम और कॉमा टॉप। बॉटम हमारे पास 1 है बिकॉज पहला रिस्पॉन्डेंट 1 है। कॉमा लगा के हमने कहा 1000 हमारे पास लास्ट वाला है। तो 1 से 1000 के दरमियान जो है हमें नंबर कोई बताओ। तो उसने कहा जी ये नंबर है, पिछली दफा 286 था, इस दफा 294 है। सो इसको हमने ड्रैग करके 100 जगह पे कॉपी कर दिया। तो ये हमारे पास रैंड बिटवीन नंबर आ गए। ये 1 और 1000 के दरमियान के नंबर हैं कुछ ना कुछ ना। यस सर। और फिर हमने इसको कहा कि इन वैल्यूज में से और इन वैल्यूज में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कि हमें डुप्लीकेट जो हैं, डुप्लीकेट का मतलब पता क्या है, ऐसे जो इस लिस्ट में भी अवेलेबल हैं इस लिस्ट में भी अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली ये सारे इसी लिस्ट में से निकाले गए हैं। तो हमें वो डुप्लीकेट वैल्यूज को हमारे लिए हाईलाइट कर देगा। तो ये उसने हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 7 नंबर, 9 नंबर और जो जो हाईलाइटेड नंबर हैं इनसे डेटा कलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। आपको सेंस बनी? यस सर। तो इस तरह आप
In this video, we'll be covering systematic random sampling in Excel. For this ये किसी बच्चे ने 2 जगह से फाइंड किया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अभी आपको एक्सेल फाइल ही नजर आ रही है, इसी पे हम एक्सपेरिमेंट करके फिर आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब हमने जो करना है वो हमने करना है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में फर्क जो है वो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो डिफरेंस कितना भी आ रहा हो लिस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में आपका जो डिफरेंस है व्हेन वी मूव फ्रॉम वन रिस्पोंडेंट टू द अदर रिस्पोंडेंट, इट इज द सेम। मसलन अगर आपके पास 1000 लोग हैं तो आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जिसकी बेस पे आप रैंडम सैंपलिंग कर रहे होंगे, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब वो सिस्टम जो है उसमें एक इंटरवल होता है। एग्जांपल इसमें आप देखो, इसमें कोई इंटरवल नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा सा फिल्टर करूं, अच्छा जी, इसको अगर मैंने फिल्टर जब किया है तो मुझे नजर आया है कि 113 इसने, खैर इसने वो उस तरह नहीं किया, स्मॉलेस्ट टू वो लार्जेस्ट, बिकॉज फॉर्मूला लगा हुआ है। सो यहाँ ये पहले 1 लेता है फिर 9 लेता है, तो ये डिफरेंस कितना है? तकरीबन 8 कैरेक्टर्स, 8 लोगों का। उसके बाद 9 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा खासा डिफरेंस अब डाल देता है। तकरीबन 20 लोगों का डिफरेंस इसने डाल दिया, 20-21 लोगों का। और उसके बाद इसने जो डिफरेंस डाला है वो कोई 10 लोगों का है, फिर कोई डिफरेंस डाला है वो शायद कोई 12 लोगों का है, फिर कोई डिफरेंस डाला है जो 20-30 लोगों का है, और यहाँ सिर्फ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो रैंडम तो है,
बट कुछ सिस्टम के तहत रैंडम नहीं है। व्हेन यू गो फॉर अ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, तो उसमें आप क्या करते हो कि आपके पास दो वैल्यूज जब होती हैं कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और आपका सैंपल कितना है, तो पॉपुलेशन और सैंपल बोथ इफ आर नोन, तो आप आराम से सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग कर सकते हो। मसलन आपके पास एक और यहां डिफरेंस भी हम करते जाएंगे, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो 1000 की है और आप कहते हो कि आपको जो सैंपल चाहिए वो चाहिए 100 का, तो सीधा सीधा आप क्या करते हो, आप सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का इंटरवल लेने के लिए इज इक्वल टू, ये वैसे तो आप कैलकुलेटर पे भी आराम से कर सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10। अब ये 10 जो है ये इसने आपको इंटरवल बता दिया। इंटरवल जब इसने बता दिया आपको कि हर 10वें बंदे से आपने डेटा कलेक्ट करना है, हर 10वें बंदे से आपने डेटा कलेक्ट करना है, जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आप सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग करेंगे। थोड़ा सा मुझे जरा ये बात बताओ कि अगर मेरा सैंपल 200 का होता तो फिर मैं कितने बंदे से डेटा कलेक्ट करता? सर 5 का होता है एवरी 5th पर्सन। और अगर मैं 50 लोगों का डेटा कलेक्ट करना चाहता, 50 मेरा सैंपल साइज होता, तो फिर मैं कितने बंदे से डेटा कलेक्ट करता? बाकी लोग भी जरा सोच के बताओ ना। अगर मैंने 50 का सैंपल लेना होता 1000 में से सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के तहत, तो कितने बंदे से डेटा कलेक्ट करता? सर एवरी 20th पर्सन। एवरी 20th पर्सन। ये किसको नहीं समझ आ रही? मुझे नहीं समझ आई। एक मिनट में मुझे वाला देख लूं है कौन। अवैस? यस सर मैं हूँ। अच्छा, सिंपल रैंडम की समझ आ गई है? सर असल में आवाज़ ब्रेक हो रही थी, शायद मेरा नेट स्लो है। अच्छा, हो सकता है इधर से भी प्रॉब्लम हो। सिंपल रैंडम की समझ आ गई है? यस सर। सिस्टमैटिक में मैंने कहा सिर्फ ये फर्क होता है कि किसी ना किसी सिस्टम के तहत आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो। सिस्टम का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई इंटरवल डिसाइड कर लेते हो कि इतने से इतना बंदा जो है उससे हमने डेटा कलेक्ट करना है। रैंडम में तो रैंडमली पिक कर रहा था ना, सिस्टमैटिक रैंडम में हमने किसी सिस्टम के तहत चलना है। तो सपोज मेरी पॉपुलेशन, अच्छा जो कैपिटल एन होता है वो पॉपुलेशन को रिफर करता है और जो स्मॉल एन होता है लोअर केस वाला वो सैंपल को रिफर करता है, ये भी ध्यान में रखना। अब मेरे पास अगर 1000 की पॉपुलेशन है और मैंने 100 का सैंपल लेना था, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया इधर, अभी दोबारा लगा रहा हूं। मैंने कहा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मुझे कहता है एवरी 10th पर्सन से आपने डेटा कलेक्ट करना है। ये बात समझ आई? सर किसको किससे डिवाइड करना है? पॉपुलेशन को सैंपल से डिवाइड कर देना है। ओके सर ओके। तो उसने कह दिया कि आपने एवरी 10th पर्सन से डेटा कलेक्ट करना है। अगर मैं कहता हूं मैंने 200 का सैंपल लेना था, अब वो कहता है एवरी 5th पर्सन से डेटा कलेक्ट करोगे। अगर मैं कहता हूं मैंने 50 का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो कहता है एवरी 20th से करोगे।
इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं मैंने 400 से कलेक्ट करना है, ये खैर होल नंबर नहीं आया, बट सपोज इसको हम 300 पे भी नहीं आएगा, 250 कहते हैं, तो कहता है एवरी फोर्थ पर्सन से आपने डेटा कलेक्ट करना है। इस बार यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने 200 बंदे से डेटा कलेक्ट करना है, वो कहता है एवरी फिफ्थ से डेटा कलेक्ट कर लें। तो इसका तरीका हम क्या कर सकते हैं कि 200 तो हमने करना ही करना है, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहां बना लेते हैं एवरी फिफ्थ का डेटा 1, 5, 10, ये 3 को मैंने किया ड्रॉ, और इसके बाद डिफरेंस क्यों नहीं ले रहा ये, हाँ जी, ये अब देखें कि मैंने उसको 5 के डिफरेंस से पहले 4 नंबर सिर्फ दिए हैं, और इसको मैंने कहा कि मुझे 200 का डेटा चाहिए, तो ये इसने मुझे 200 का सैंपल बना दिया, ये 200 का सैंपल बना दिया। अब मुझे, अगर मैं इसको कहता हूं कि मुझे कंडीशनल उससे जाके हाईलाइट कर दो डुप्लीकेट वैल्यूज, तो अब देखो अब ये कितने सिस्टम के तहत इसने सैंपल बनाया है। एवरी फिफ्थ पर्सन, बिल्कुल इक्वल इंटरवल के हिसाब से, इक्वल इंटरवल के हिसाब से अब सैंपलिंग दी है। अगर इस तरीके से मैं करता हूं तो फिर मुझे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग जो है वो मुझे इस तरीके से बता रही होती है कि किसी ना किसी सिस्टम के तहत हमने रैंडम सैंपलिंग की है। ठीक है, यस सर, समझ आ हाँ जी, सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक रैंडम किसको नहीं समझ आई प्लीज मुझे बताएं। बासित, बासित आप हो इधर? सर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी तब जिस करनी है लाजमी। नासिर आपको समझ आई है? नासिर, जरक, यस सर। समझ आ रही है दोनों का फर्क? जी सर। और कशिफ आपको बच्चे? यस सर। अच्छा जी, इसमें यही आप दो सिर्फ कर लो, बाकी जरूरत नहीं है अभी। इसमें से अब आप लोग जो यूज कर रहे होगे, जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो तो आई थिंक, अच्छा हाँ, लास्ट चीज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम, व्हाट इफ यू आर टेकिंग द होल पॉपुलेशन। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो फिर आप क्या करते हो, अगर आप 100 लोगों से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस मेथड को आप कह देते हो कि आपने सेंसस किया। और सेंसस क्या है? सेंसस का मतलब है कि आपने पूरे का पूरा जो पॉपुलेशन है
वो सारी एज अ सैंपल लिया। सेंस इज अ स्टडी ऑफ एवरी यूनिट, एवरी वन और एवरीथिंग इन द पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने सैंपलिंग एक्चुअली कोई भी टेक्निक यूज नहीं की, सिंपली आपने सेंसस टेक्निक यूज की है। A sample is a subset of unit in population selected to represent all units of the population in trust. But हम क्या कर रहे हैं? We are taking all the items or units of the population as sample. अब जब ये तरीका फॉर एग्जाम्पल कब हो रहा होता है? जब आप ये डिसाइड कर रहे होते हो, ऐसी रिसर्च कर रहे होते हो कि पाकिस्तान के वोटर्स कितने हैं, तो इसके लिए आप सैंपल ले सकते हो। आपको पूरे के पूरे वोटर्स की लिस्ट चाहिए होती है और पूरे के पूरे वोटर्स तक आप जाते हो। इसी तरह जब आप सेंसस करते हो, बताते हो कि कितनी आबादी है पाकिस्तान की, तो तब आप साथ ये बता रहे होते हो किसी किसी सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं जब पूरी आबादी बतानी होती है। नो सर, फिर वो आबादी से ही करते हैं। पूरी आबादी से ही आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो इसीलिए उसको सेंसस कह रहे होते हैं ना, मर्दमशुमारी या सेंसस कह रहे होते हैं। तो इसी तरह जब आप रिसर्च भी कोई करते हो, जिस तरह उस्मान आप और समी पूछ रहे थे कि हमारा पूरे का पूरा, हम तो जितनी कंपनीज हैं उनका सारा डेटा ले रहे हैं, सारी कंपनीज का ही, जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की है। तो आप भी एक्चुअली सेंसस कर रहे होगे, बिकॉज आप पूरे के पूरे यूनिट्स को, पूरे के पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो। लेकिन सर जिस तरह मेरा डाटा है 2008 से 18 तक, उसमें मैं वीकली डाटा ले रहा हूँ सब। ठीक है, गुड। 2008 से 18 तक, ठीक है। हाँ जी, तो वीकली डाटा ले रहा हूँ, मैं सारा डाटा नहीं ले रहा। नहीं, वो कोई मसला नहीं, कंपनीज तो सारी का डेटा ले रहे हो ना। हाँ, वो मैं जो मैक्रो वेरिएबल्स है उनका डाटा सारा ले रहा हूँ, लेकिन वीकली ले रहा हूँ। नहीं, डेटा नहीं, कौन सी कंपनीज का डेटा ले रहे हो आप? सर मेरा मैक्रो वेरिएबल्स पे है, जीडीपी, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन पे है। इनका इम्पैक्ट मैं चेक करना चाहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पूरी पे आप करना चाह रहे हो इम्पैक्ट चेक? हाँ जी, वो मैंने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन मैंने वो वीकली की बेस पे डाटा कलेक्ट किया है। वीकली किया तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आपकी जो है ना वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज बड़ी बेहतर आ जाएंगी। 56 into 10 आ जाएगा ना, 560 वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ जी, 530 60 समथिंग आ जाएगी। हाँ, वो कुछ मिसिंग डेटा भी होंगे अंदर, तो वो तो 500 प्लस डेटा आ जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। इतना चाहिए होता है। उस्मान, आपके क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री है? जी सर, सीमेंट इंडस्ट्री है। तकरीबन 17 में से 12 कंपनी वाली थी, क्योंकि 5 जो है ना वो लॉसेस में जा रही हैं। तो उनको भी तो लो। उनको भी ले। देखो ना, आपने इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है या कंपनीज का करना है या पर्टिकुलर ग्रोइंग कंपनीज का करना है, वो देखो। जी सर, इंडस्ट्री का कर रहा था। हाँ, तो इंडस्ट्री में तो फिर वो भी आप लोगे ना, सारी चीजें। ठीक है सर। और सर इसमें जो आपने करवाया था सर पॉपुलेशन, उसमें हम ये सेंसस का लिख देंगे कि हम लोग सैम्पलिंग नहीं, पॉपुलेशन एंड सैंपल की जगह सेंसस। हाँ, बिकॉज आप सारे का सारा डेटा ले रहे हो ना, ठीक है सर। सारी कंपनीज का ही डेटा ले रहे हो। अगर आप कहते हो नहीं हमने, वो वहां होता है जहां बहुत सारी मसलन एसएमईज हैं। एसएमईज कितनी है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड? थाउजेंड्स होंगी ना। यस सर, डेफिनेटली प्लस होंगे, थाउजेंड्स, मतलब लाखों में होगी शायद। तो फिर आप सबका डेटा नहीं ले सकते, तो फिर उसमें आप कह देते हो कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। अदरवाइज सेकंड डेटा काफी ज्यादा जो है वो सेंसस पे ही चल रहा होता है, और पूरी जो है वो
पूरी इंडस्ट्री का पूरा डेटा ही आ रहा होता आपके पास। बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग बाकी सबको मैं बता दूं, जितने भी बाकी क्वेश्चनर वाला और सोशल साइंसेस वाला, मार्केटिंग, एचआर, सप्लाई चेन वगैरह की रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों ने कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज करनी है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। एंड रीजन क्या है, क्यों आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर रहे हो? बिकॉज आपके पास लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर लिस्ट नहीं होगी तो हम रैंडम और सिंपल रैंडम और किसी किस्म की भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ नहीं जा सकते। ये बात समझ आई है सबको? सो आप लिखेंगे एज द लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर वी आर यूजिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इवन अगर किसी के एम्प्लॉइज भी हैं जो कि एक किस्म की नॉन पॉपुलेशन होती है, but still it is very difficult for you to obtain the list of the population, so you're going to say कि we are using convenient sampling। तो जो बंदा भी हमें मिल गया, जहां भी जिस तरीके से भी उसको कांटेक्ट कर सके, वो करके हम अपना सैंपल पूरा कर लेंगे। ठीक है? बाकी लोग किधर रह गए हैं? जरा एक मैसेज कर लो इनको। आपको वर्ड फाइल नजर आ रही है अवैस? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है कि लास्ट टाइम किसने पूछा था कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है and क्या होगा and सब कुछ ना, तो आपने एक्चुअली फॉर्मेटिंग इस तरीके से करनी है कि ये समझ लें ये आपकी हेडिंग्स हैं। जिस तरह हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 किया था ना, हेडिंग्स जो जो थी, ये आपकी हेडिंग्स हैं और ये आपके चैप्टर्स हैं। इस तरीके से अरेंज कर लूँ जरा और तरीके से। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारी हेडिंग्स हैं, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस तरीके से हमने इसको फॉर्मेट करना है, मिड टर्म के लिए भी एंड पूरे थीसिस के लिए भी। ऑब्वियसली जो पहला पेज आ जाएगा आपका, वो टाइटल पेज आ जाएगा। और टाइटल पेज जो है, ऑब्वियसली एक पेज पे आपका वो आ जाएगा, उसमें आप स्टार्ट में टाइटल लिख देंगे और नीचे यूनिवर्सिटी का लोगो लगा देंगे। फिलहाल के लिए वो काफ़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपने जैसे ये चैप्टर की हेडिंग पे आना है, चैप्टर की हेडिंग पे आके आपने कंट्रोल दबाया और दबाई रखा और एंटर प्रेस कर दिया। क्या किया हमने? चैप्टर की हेडिंग पे आपके कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दिया। इससे फायदा नुकसान क्या है कि अब आपका ये चैप्टर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। तो आप यहाँ इस पेज पे जितनी भी एडिटिंग करते रहेंगे प्रीवियस पेज पे, ये इस पेज को
इस चैप्टर को सेपरेट पेज से ही स्टार्ट करेगा, तो आपकी फॉर्मेटिंग हिलेगी नहीं। नेक्स्ट चैप्टर अगेन कंट्रोल प्रेस किया, एंटर दबा दिया। नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स every chapter should start from a separate page। ठीक है, ये चैप्टर 5 आ गया, इसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास रेफरेंसेस आ गई, इसको सेपरेट पेज पे कर दिया। लेक्चर्स आ गई, इसको सेपरेट पेज पे कर दिया। तो दैट मीन्स कि एवरी चैप्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। और पहला आपका टाइटल पेज होगा। ऑब्वियसली जब एंड होगा तब तो एब्स्ट्रैक्ट और वो चीजें होंगी, मैं आपको दोबारा फॉर्मेटिंग करवा दूंगा। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा आपने ये करना है कि आई होप ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो जरा इसको सीख लें। आपने साथ साथ टेबल ऑफ कंटेंट बनाते जाना है। कितने लोगों को आइडिया है कि टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली कैसे बनाते हैं? मेरे को है। ठीक है, और बाकी बच्चे? सर पता है। ठीक है, एमबीए वाले तो सारे कह रहे हैं पता है। बीबीए वाले? अवैस बच्चे? कशफ? नो सर, नहीं आता। ठीक है, चलो इसको क्विकली बाकी भी सारे एक दफा देख लें, एक दो और ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। कशिफ आप हो क्लास में, सुन रहे हो? यस सर, सुन रही हूँ। ठीक है। आप क्या करते हो, इस सबसे पहले इसकी मैं आपको वीडियो भी जहाँ वीडियोस हैं वहाँ वीडियो भी इसकी है, हाउ टू मेक टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको मसला हो तो आप प्लीज जाके उसको दोबारा भी देख सकते हो। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ये समझना होता है कि हेडिंग लेवल्स क्या होते हैं। तो हेडिंग लेवल्स एक्चुअली हम कहते हैं हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3 एंड ऑनवर्ड्स। तो चैप्टर जो है वो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा हेडिंग लेवल 1 है, बिकॉज चैप्टर इज अ बिगर थिंग। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 दे आर हेडिंग लेवल्स 1। फिर इस चैप्टर के अंदर ये सब हेडिंग है इसकी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये सेकंड लेवल है। एंड सपोज कर लेते हैं कि ये जो गैप एनालिसिस है ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का पार्ट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का पार्ट है। तो ये लेवल है, हेडिंग लेवल 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे या इसके इधर कर्सर रखेंगे और होम, ये देखो होम बटन पे होते हुए इस तरफ आके जरा देखेंगे। ये हमें बता रहा है कि फिलहाल ये नॉर्मल टेक्स्ट है, हेडिंग लेवल 1 है ये हमारा। तो मैंने अपनी इस मेन हेडिंग को हेडिंग लेवल 1 कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा वो थोड़ा सा उसका फॉन्ट और कलर चेंज हो जाएगा, इसको हमने बाद में ठीक करना है। फिर मैंने कहा ये बैकग्राउंड ऑफ द हेडिंग जो है दिस इज माय हेडिंग लेवल 2। और फिर मैंने कहा ये जो गैप एनालिसिस एंड स्टेटमेंट जो है दे आर माय हेडिंग लेवल 3। रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये मेरे हेडिंग लेवल 2 हैं। डिलिमिटेशन सिग्निफिकेंस एंड ये मेरे हेडिंग लेवल 2 हैं, बिकॉज ये सब पार्ट हैं चैप्टर का। ये ठीक हो गया। अब इसी तरह जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाता हूं तो ये मेरा वैसे ये कौन सा लेवल होगा चैप्टर 2 वाला? सर आई थिंक से कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा लेवल होगा। कशिफ आप बच्चे बताओ। सर ये वाला तो चैप्टर 2 है, इसकी हेडिंग 2 होगी और उसके जो नीचे सब टाइटल है वो 2.1, 2.2। नहीं, मैं जो लेवल समझा रहा हूं वो बताओ। देखो इसको हमने कहा था, अच्छा इसको ऐसे समझ लो, हेडिंग लेवल 1, 2 कैसे होते हैं।
मैं एक आपको सेपरेट पेज पे एंड में ज़रा समझाता हूँ कि हेडिंग लेवल समझ आ रहे। अगर मेरे पास ये हेडिंग्स हों, ज़ैबिस्ट, और फिर मेरे पास हो ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद, और फिर मेरे पास हो मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट, और फिर मेरे पास हो BBA एंड MBA। फिर बताओ इसमें से सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? ज़ैबिस्ट। ज़ैबिस्ट है ना। यस सर। अब ज़ैबिस्ट बिकॉज इस हिसाब से जितने मैंने लिखे हुए हैं, ज़ैबिस्ट इज द टॉप लेवल, नंबर 1 हेडिंग है मेरी, लेवल 1 हेडिंग है। इसकी अम्ब्रेला में बहुत सारे कैंपसेस हैं, जिसमें एक कैंपस है इस्लामाबाद। यस सर। ये हेडिंग लेवल 2 हो जाएगा। इसमें से मैनेजमेंट साइंसेज एक डिपार्टमेंट है। तो अब क्या हुआ, ज़ैबिस का सब पार्ट ये है, इसका सब पार्ट ये है, और मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर ये दो क्या है, ये मैनेजमेंट साइंसेज के सब पार्ट हैं। तो इन दोनों का हेडिंग लेवल क्या होगा, वैस एंड कश्यप? सर आई थिंक 2.3 और 2.4। पॉइंट को छोड़ दो, मुझे लेवल्स वैसे बताओ सिर्फ। सर लेवल का नहीं समझ आ रही है। सर लेवल 4। जी ये लेवल 4 होगा। किस तरह जरा समझाओ ताकि हमें मजीद समझ आए, शफक। सर जो ऊपर जो मेन 3 पार्ट्स हैं, जैसे ज़ैबिस्ट, फिर उसका आगे पार्ट है ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद जो आगे एक्सप्लेन हुआ, फिर उसके अंदर जो मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट है वो 3rd, फिर जो मैनेजमेंट साइंसेस के आगे जो सब पार्ट है, वो जो नेम है डिग्री का, वो उसका नेक्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट साइंसेस का। ठीक, MBA और BBA एक ही लेवल के हैं ना? अच्छा चलो ये बात जरा मुझे बताओ, BRM जो है ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। तो ये BBA के बाद की हेडिंग लेवल आ जाएगी। इसके दरमियान में भी एक आ सकता है ना, समर 2020। ये सर आ सकते हैं। हाँ जी वैस, आप जो समझ रहे हो ना 2.1 2.2, वो भी ठीक बात है, वो भी सही है, लेकिन उससे पहले हेडिंग लेवल जरा समझो। जी सर, यानी कि समर। सर अगर आप इस तरह बता देना कि 1 2 3 और ये 4 5 ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको क्या हेडिंग लेवल देंगे, उसके बाद मैं खुद से समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम ज़ैबिस को देंगे हेडिंग लेवल 1। ओके सर। अब ज़ैबिस के 5 कैंपसेस हैं, तो ज़ैबिस के 5 कैंपसेस में से एक कैंपस इस्लामाबाद का है, तो ये इसके अंडर आएगा ना, ये इस हेडिंग के अंडर ये आएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा ये ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब मैनेजमेंट साइंसेज मजीद ज़ैबिस इस्लामाबाद का एक डिपार्टमेंट है, यस सर। और BBA जो है ये मजीद इस डिपार्टमेंट का एक पोर्शन है। यस सर। समर 2020 इसका एक सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर है। BRM इस सेमेस्टर का एक कोर्स है, यस सर। और MBA जो है ये कहाँ आएगा? ये अलग से आएगा बीबीए के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप है बीबीए के बाद। BBA के नहीं, BBA के लेवल पे आ जाएगा ना। यस सर, इसी बीबीए के लेवल पे। हाँ BBA के लेवल पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूं कंप्यूटर साइंसेज, अब कंप्यूटर साइंसेज भी मैनेजमेंट साइंसेज के साथ ही आएगा ना? यस सर। क्यों? क्योंकि वो उसका मजीद सब पार्ट। सब पार्ट है। बिल्कुल, अब समझ आई कुछ?
अब क्लैरिटी हुई? यस सर, अब थोड़ी थोड़ी। ठीक है, सो इसका पार्ट आगे होगा BRM। तो हमने हेडिंग लेवल्स अपने जहन में रखने हैं कि हेडिंग लेवल्स क्या हैं। हेडिंग्स लेवल हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हमें ये क्लैरिटी भी आ जाएगी। अब इसमें से मुझे बताओ, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर साइंसेज एक लेवल पे है? ये हेडिंग नो 1 है, सर, होने तो एक पे नहीं चाहिए। नहीं, एक ही है, क्योंकि वो मैनेजमेंट साइंस अलग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस अलग डिपार्टमेंट है। जी, BBA और MBA एक ही लेवल के हैं, यस सर। तो दोनों प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट के। तो इस तरीके से आपको हेडिंग के लेवल जहन में होना जरूरी है। ओके सर। अब अगर हम वापस जाते हैं चैप्टर पे, तो देखो सारे चैप्टर हेडिंग 1 है हमारे लिए यहाँ, यस सर। ठीक है ना, एक लेवल पे हैं। और आगे उनकी फर्दर जो चीजें हैं वो डिफरेंट लेवल की। तो हमने कहा कि बैकग्राउंड लेवल 2 है, गैप एनालिसिस लेवल 3 है। ये देखो यहाँ साथ साथ चेंज भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम यानी स्टेटमेंट, चैप्टर 1 का लेवल 2 और चैप्टर 1 का लेवल 3 है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सो ये हमने कर लिया। और इसी तरह हम बाकी सारे जो हैं चैप्टर्स, इनको भी हेडिंग लेवल 1 दे देते हैं, एंड इनको हम हेडिंग लेवल 2 दे रहा हूं मैं सबको। इसी तरह हम चैप्टर 3 पे गए। चैप्टर जो है हमारा हेडिंग लेवल 1 है, और जो ये यस बाकी सर, सारी, समझ आ गई। हाँ बाकी ये सारी चीजें जो हैं ये हेडिंग लेवल 2 हैं। और इसी तरह सपोज हम चैप्टर 4 में गए, कर लें, तो ये हेडिंग लेवल 1 है, और ये हमारे पास इसके सारे जो हैं वो हेडिंग लेवल 2 आ गए। और इसी तरह हमारे पास ये चैप्टर जो है ये हमारे पास हेडिंग लेवल 1 आ गया, और डिस्कशन हेडिंग लेवल 2 आ गया। इम्प्लीकेशन डिस्कशन का पार्ट होते हैं, इसलिए हेडिंग लेवल 3 आ गया। और लिमिटेशन, फ्यूचर रिसर्च, कंक्लूजन जो है ये हमारे हेडिंग लेवल 2 आ गए। ठीक है, ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है। रेफरेंसेस अगेन, बिकॉज ये बिल्कुल सेपरेट चीज है, हेडिंग लेवल 1 आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट बिल्कुल सेपरेट चीज है, ये हेडिंग लेवल 1 आ गया। और ये जैबिट्स वगैरह को हम इसमें से उड़ा देते हैं। अच्छा जी, आपने इस तरीके से कर लिया। उसके बाद प्लीज मेक श्योर कि आपकी सारी की सारी टेक्स्ट जो है, सारी की सारी टेक्स्ट, इट शुड बी इन ब्लैक कलर, it should be in Times New Roman, it should be in 12 font, and it should be in Times New Roman। ठीक है जी। अब ओके सर। भी एंटर हमने दबाया था बिकॉज हर पेज सेपरेट पेज से स्टार्ट हो। अब हम जब आगे चैप्टर 1 की तरफ, तो चैप्टर 1 कैसे चलेगा? चैप्टर 1 एक्चुअली कंट्रोल ई दबाएंगे, या इसको यहां से सेंटर में कर देंगे, तो ये सेंटर में चला जाएगा। इसको हम, सॉरी, इसको हम पूरे को सिलेक्ट करके और बोल्ड कर देते हैं। और बैकग्राउंड वगैरह जो है ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसको अगर आप बहुत ही ज्यादा करना चाहते हो तो आप ऐसे कर दो, जिस तरह आप कह रहे थे। चैप्टर 1 है, इसको, उसका भी नंबर देने का तरीका भी है, 1.1, 1.2, सॉरी 1.1, ठीक है, 1.1.2। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ना भी करो तो APA में कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको बगैर नंबर्स के भी कर सकते हो। अच्छा, अब इसी तरह चैप्टर 2 में मैं चला गया, एंड चैप्टर 2 को भी मैंने एंटर में कर दिया, बोल्ड कर दिया। बाकी हेडिंग्स ऐसी ही चल रही है मेरे पास। चैप्टर 3 को मैंने सेंटर में कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग मिलेगी, बट फिलहाल के लिए आप ये रखो, जब आपका थीसिस हो रहा होगा तो ये ना हो कि आप कहोगे गलत सही होगी थी, बट ये तरीका आपको आ जाएगा, आप फिर जैसे मर्जी इसको कर सकते हो। चैप्टर 5 की मैंने हेडिंग्स ये देखी,
और इसको बोल्ड कर दिया। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो सेपरेट पेज से स्टार्ट हो रहा होगा और ये आप काम कर रहे होगे। अब आपका जो टेक्स्ट आएगा ना, आपका टेक्स्ट आएगा, फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड लिखना शुरू किया, बैकग्राउंड ऑफ द, ये भी आप इसको कर दोगे, सबको बोल्ड कर दो, हेडिंग्स को सबको बोल्ड कर दो, और जो अंदर टेक्स्ट आएगा ना वो आप फॉर एग्जांपल ये कुछ भी लिख रहे हो, आपने टेक्स्ट लिख लिया, एक पैराग्राफ हम बना लेते हैं इसका जल्दी से। ये फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, ऑब्वियसली इसका भी सारे का सारा 12 एंड टाइम्स न्यू रोमन। एंड कई दफा ये मसला आता है कि जैसे ही आप नई स्टेटमेंट पे जाके कुछ लिखने की कोशिश करते हो, ये देखो ये कैलबरी और 11 हो गया है। तो इसका हल भी है, इसका हल ये है कि आप राइट क्लिक करो, फॉन्ट में चले जाओ और फॉन्ट में जाके आप इसको कर लो सेट 12 पे, और 12 पे आप रेगुलर में कर लिया, और यहां आपने इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया। सॉरी एक चीज रह गई है, आप फॉन्ट में गए, टाइम्स न्यू रोमन, रेगुलर 12, ये ठीक हो गया। यहां आपने इसको कर देना है सेट एज डिफॉल्ट। जब एक दफा आप सेट एज डिफॉल्ट पूछो कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, मैं कहता हूं हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट जब भी खोलूं तो मेरा ये मसला ना आए कि बार बार मुझे फॉन्ट चेंज करनी पड़े। तो मैंने इसको ओके दबाया, अब वो जो है जितने ही दफा भी मैं अब टाइप करूंगा अब ये वो प्रॉब्लम मुझे नहीं देगा। अब यहाँ जब मैं टेक्स्ट लिखने लगूंगा तो मुझे 12 और टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखने को कहेगा, तो मेरा फॉर लाइफ ये मसला खत्म हो सकता है जब तक मैंने यही वाला ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहां आपने ये करना है, जो आपकी टेक्स्ट है ना, ये वाली टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट आपकी होनी चाहिए 2 लाइन स्पेसिंग, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। पहली बात, आपको ये सारी चीजें 2 जगहों से मिल सकती हैं, एक राइट क्लिक करो और पैराग्राफ में चले जाओ, तो यहां आपके पास ये सारा कुछ है, कि कितनी स्पेस करनी है, ये डबल स्पेस मैं कहता हूं इसको कर दो मुझे, आफ्टर और बिफोर मैं कहता हूं फिलहाल मुझे 0 कर दो, और ये लेफ्ट लाइन है इसको मैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर सकता हूं, एंड इंडेंशन अभी समझाता हूं कि इंडेंशन का क्या मतलब है। सपोज एक तो मेरे पास ये तरीका है, अब ये देखो ये चीजें फर्क तरीके से हो गई, इसको मैंने अभी खत्म किया। दूसरा तरीका मेरे पास सिंपल ये है कि मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और यहां से जाके इसको 2 स्पेसिंग कर दूं, और तीसरा तरीका ये है कि ये देखो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सारी पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, तो मैं यहां जाके फिर मेरे पास पैराग्राफ आ जाएगा, मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं। अब इसमें करना मुझे ये चाहिए, एक तो ये बता रहा है कि अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो ये साइड है, फॉर एग्जांपल ये देखो ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड है तो राइट से वो नहीं उसको करेगा, अगर मैं सेंट्रल कर देता हूं तो वो इस तरह बना देगा, अगर मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूं तो इधर से अलाइन कर देगा, राइट साइड से, लेफ्ट से अलाइन नहीं होगी, और अगर जस्टिफाइड करता हूं तो दोनों तरफ से अलाइन कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्टिफाइड करनी है फिलहाल। लाइन स्पेसिंग मैं कह रहा हूं तो लाइन स्पेसिंग जो है वो मैं 2 की कर सकता हूं, 2.5 की कर सकता हूं, 3 की कर सकता हूं, नॉर्मली 1 की चल रही होती है। आपने इसको 2 लाइन स्पेसिंग करना है। अब जब मैं पैराग्राफ्स में जाता हूं तो मुझे वो ये भी चीज कहता है कि स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। या आप देख रहे हो कि ये जो है
ये हेडिंग जहां से खत्म होती है और जहां से ये नई लाइन शुरू होती है, ये बड़ी थोड़ी सी स्पेस है इसमें। सपोज इसको मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से इसको बढ़ा दूं, तो ये जो है ये इंक्रीज होगी। जब आप इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो 8 पे ही रख दो, फिर जाके बाय डिफॉल्ट आप 8 पे रख दो, 6 पे, या चलो 6 पे अभी रख देते हैं हम, बिफोर 0 कर देते हैं, या बिफोर को भी 6 पे सेट कर देते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट बनाने से पहले या सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके तो ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो कि लाइन स्पेसिंग मुझे 2 की चाहिए, डबल, डबल मींस 2, मुझे अलाइनमेंट जस्टिफाइड चाहिए। प्रॉब्लम ये होगा इसमें वो सारी जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर देगा, उसको भी हम बाद में ठीक कर देंगे। अच्छा जी, अब है इंडेंशन। इंडेंशन का मतलब होता है, इसको मैं फिलहाल सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो, दिस डॉक्यूमेंट ओनली, हाँ जी दिस डॉक्यूमेंट ओनली। ये देखो जब मैंने किया तो उसने सारे के सारी की सेटिंग ठीक कर दी है, जस्टिफाइड एंड सब कुछ। इंडेंट करने का क्या मतलब होता है? इंडेंट करने का मतलब होता है कि आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ है इसमें ये थोड़ी सी स्पेस आ जाए 0.5 की। तो जब भी आपकी टेक्स्ट स्टार्ट होगी आप इसको इंडेंट कर सकते हो। अभी मैं टैब दबा रहा हूं, मैं अभी टैब दबाए बगैर आपको बताता हूं कि अगर आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट को, चलो मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं कहता हूं कि मैंने इंडेंट करना है। तो इंडेंट करने का मतलब ये है कि मैं यहां जाऊंगा, तो कहता है इंडेंशन कितनी करनी है, मैं कहता हूं स्पेशल इंडेंट कर दें फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन की बाय डिफॉल्ट 0.5 आ रही होती है, मेक श्योर कि 0.5 आ रही हो। जैसे आप इसको ओके करोगे तो वो 0.5 की इंडेंशन यहां कर देगा। और अगर मैं इसको 0.5 की इंडेंशन को डिफॉल्ट पे सेट कर देता हूं, तो ये देखें सारे पैराग्राफ्स आगे निकल गए हैं। और जैसे ही ये देखो, अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ एंटर दबाया स्टार्ट करता हूं तो खुद ब खुद इंडेंशन में ले गया उसको, 0.5 की इंडेंशन खुद ब खुद ले गया और नीचे वाली लाइनें वैसी हैं। ये है फर्स्ट लाइन इंडेंशन। हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, वो हमने इसमें नहीं करना, वो हमने रेफरेंसेस में जाके करना होता है कि मैं इंडेंशन खत्म कर रहा हूं, मैं कहता हूं हैंगिंग इंडेंशन क्या होती है। हैंगिंग इंडेंशन का मतलब है पहली लाइन इधर से स्टार्ट होगी, बाकी सारी लाइंस इंडेंट हो जाएंगी। तो मैंने इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहां गया, सपोज हैंगिंग इंडेंट करना है मैंने, तो हैंगिंग यहां से जब मैं करूंगा 0.5 की ओके, तो अब ये देखो क्या हुआ है, पहली लाइन वही है जहां रहनी चाहिए और बाकी सारी लाइनें उस पैराग्राफ की इंडेंट होगी। जैसे मैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करूंगा वो वहां से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही नई लाइन आएगी वो इंडेंट हो जाएगी। ये समझ आई आपको? हाँ जी, सुन रहे हो या सो रहे हो? यस सर, समझ सर सुन रहे हैं। सो आप लोगों ने ये करना है कि आपने जब टेक्स्ट लिखना है तो आपने फर्स्ट लाइन इंटेंट रखनी है अपनी टेक्स्ट की। सो मेक श्योर आपके पास इंट्रोडक्शन चैप्टर का ऐसे लिखा हुआ हो, आपकी हेडिंग्स ऐसे आ रही हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो, बिफोर आफ्टर वाला आपने देख लेना कैसे है। और इसके साथ साथ अब थोड़ा सा ये देखो कि हमने ये चीजें सपोज पूरा लिख लिया, ये टाइटल पेज है, टाइटल पेज को भी मैं नेक्स्ट पे ले जाता हूँ। ये मेरे पास पेज है, टाइटल पेज के बाद वाला होना चाहिए, टाइटल पेज के बाद वाला मेरे पास पेज है। इस पेज पे मैं जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहा हेडिंग क्या दी थी, क्या किया था, कैसे है, बट विद वन क्लिक मैं अपना पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना सकता हूं। वो कैसे? मैं रेफरेंसेस में जाऊंगा,
लेकिन मेक श्योर कि आपने पहले ये हेडिंग लेवल्स दे दिए हुए हैं अपनी हेडिंग्स को। जब मैंने हेडिंग्स लेवल्स दे दिए हैं जो शुरू में हमने काम किया था, अब मैं रेफरेंस में जाऊंगा और रेफरेंस में जाके मेरे पास लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट की ऑप्शन आ रही है। टेबल ऑफ कंटेंट को मैं क्लिक करता हूं और मैं उसको कहता हूं ये टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट मुझे बना दो। जैसे ही मैंने क्लिक किया है उसने मुझे ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आया है, ये बहुत स्पेसिंग वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग ज़्यादा कर दी थी। तो मैं अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ। अगेन होम पे जाऊँ और यहाँ से इसको मैं सिंगल स्पेस कर दूँ और बिफोर आफ्टर को 0 0 कर दूँ, जस्टिफाइड फर्स्ट लाइन इंडेंट ख़त्म कर दूँ एंड ओके। तो अब ये बड़ा अच्छा सा मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया। ये देखें, और देखो हेडिंग लेवल जो जो मैंने उसको जिस जिस तरीके से बताई थी उस तरीके से उसको कर रहा है। ये देख रहे हैं टेबल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक ही लेवल पे आ रहे हैं, और ये मैंने गैप एनालिसिस थर्ड लेवल पे बताया था वो थर्ड लेवल पे आ रहा है। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी 2 लेवल पे बताया था ये 2 पे आ रहा है। अब इसका फायदा देखें। सपोज अभी ये कह रहा है कि रिसर्च डिजाइन जो है वो पेज नंबर 6 पे आ रहा है। रिसर्च डिजाइन जो है वो पेज नंबर 6 पे आ रहा है और मेथोडोलॉजी भी पेज नंबर 6 पे आ रही है। मैं सपोज अपना काम कर रहा हूं। अच्छा, एक तो ये फायदा कि अगर मैंने रिसर्च डिजाइन पे डायरेक्टली जाना है तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और ये एक हैंड साइन आ जाएगा, इसको क्लिक करूंगा ये मुझे डायरेक्टली रिसर्च डिजाइन पे ले जाएगा बिकॉज ये कनेक्टेड है उसके साथ। अब इस रिसर्च डिजाइन को उठा के मैं ले गया हूं पता नहीं किस पेज पे, ये पेज नंबर 9 पे आ गया इधर से अगर आप देखें तो। अब बिकॉज मैं तो काम इस पे एडिट करता जा रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, तो टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, मुझे कोई इशू नहीं है। जितनी भी चेंजेस आई हैं मैंने सिर्फ 1 सेकंड में जाके इसको कहना है कि अपडेट टेबल। अपडेट टेबल करूंगा तो वो कहता है कि सिर्फ पेज नंबर ही अपडेट करने हैं या इंटायर टेबल करना है। तो अभी सपोज मुझे ये पता है कि मैंने सिर्फ पेज नंबर की ही चेंजेस की है, हेडिंग के वर्ड की कोई चेंजेस नहीं की। तो मैं इसको जब ओके करूंगा, ये देखो रिसर्च डिजाइन अभी पेज नंबर 6 पे आ रहा है इधर। मैंने जैसे ही इसको ओके किया इसने रिसर्च डिजाइन पेज नंबर 9 पे ले गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पेज 7 पे चली गई है। इसी तरह मेरे सारे के सारे पेज नंबर्स आगे फर्दर चेंज हो गए बिकॉज वहां हेडिंग में चेंज हो गए। अब सपोज मैंने ये किया कि ये देखें ये लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस पेज नंबर 10 पे है, डेटा एनालिसिस की वर्डिंग लिखी हुई है। मैंने कंट्रोल दबाया, मैं डेटा एनालिसिस पे पहुंच गया। और डेटा एनालिसिस सपोज बाद में मुझे पता चला डेटा एनालिसिस ऑफ द स्टडीज का नाम था हेडिंग का, मैंने वहां गलती की हुई थी तो मैंने चेंज कर दिया। चेंज करके जब मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया और टेबल ऑफ कंटेंट पे मैं वापस चला गया तो अगेन मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में क्या किया था, डेटा एनालिसिस ऑफ द स्टडी। तो डेटा एनालिसिस खाली आ रहा है अभी तो बिकॉज अपडेट नहीं हुआ। तो मैंने इधर से जिस अपडेट टेबल कहा, इसने कहा क्या करना है, मैंने कहा इंटायर टेबल अपडेट कर दे बिकॉज बहुत सारी और चेंजेस आ चुकी हैं। जब मैंने ये किया तो दोबारा ऑब्वियसली वो फॉर्मेटिंग फिर वही आ गई बिकॉज हमने डिफॉल्ट पे सेट की हुई है। लेकिन जो मेन चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो ये है, देखो डेटा एनालिसिस ऑफ द स्टडी हो गया है। तो पूरे का पूरा टेबल उसने अपडेट कर दिया है और इस अपडेट के साथ हमें मजीद फायदा हो गया कि हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ा बल्कि उसने ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो आपने टाइटल पेज बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है,
इस तरह आपने चैप्टर नंबर लिखने हैं, उनके नीचे टेक्स्ट आएगा, आपका टेक्स्ट इंडेंटेड होगा, डबल स्पेसिंग होगी, और हर चैप्टर सेकंड पेज से सेपरेट पेज से स्टार्ट हो रहा होगा, एंड इस तरीके से आपका जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट चल रहा होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज है तो प्लीज मुझे बताएं। सर ये आप सेंड कर सकते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट? जी जी, ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको, अभी सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर।